आज हम लोग आज पढ़ना है डेयरी फार्म। क्या पढ़ना है? डेयरी फार्म। ठीक है। डेयरी फार्म में कहता है कि डेयरी उद्योगों में दूध प्रायी पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? बकरी को, जो दूध देते हैं। ठीक है। उसको कहाँ रखते हैं? डेयरी फार्म में। जो दूध देने वाली जो पशुएं होती हैं, उसको जानवर होती है, उसे कहाँ रखा जाता है? डेयरी फार्म में रखा जाता है। ठीक है। चलिए आगे। कहता है कि दूध उत्पादन मुख्यतः डेयरी में रखे गए पशुओं की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। उसमें दो प्रकार के हो सकती हैं। देखिए, गुणवत्ता की बात कर रहे हैं ना, गुणवत्ता की। तो पहला गुणवत्ता आपका, और ये रहा दूसरा गुणवत्ता। एक गुणवत्ता रहा कि एक गाय जो है पहला वाला, वो 5 लीटर दूध देता है। कितना लीटर? 5 लीटर। और ये जो है ये 25 लीटर दूध देता है। कितना देता है? 25 लीटर ये दूध देता है। ये कितना देता है? 5 लीटर। तो इस 2 नंबर वाले गाय का ना गुणवत्ता बहुत अच्छा होगा। 2 नंबर गाय वाला का गुणवत्ता क्या होगा? बहुत ही अच्छा होगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो वही कहता है कि गुणवत्ता पर क्या पड़ता है। ठीक है। तो ये क्या रहता है? गुणवत्ता पर निर्भर करता है। ये हमने आपको बता ही दिया। ठीक है। आगे चलते हैं। कहता है कि भारत में भैंस और गाय की कितनी प्रजाति है? 32 प्रजाति है। भैंस और गाय मिला के कितनी प्रजातियां हैं? 32। जिसमें गायों की जो प्रजातियां हैं वो है साहिवाल, गिर, रेड सिंधी एक साथ है, थापकर तथा हरियाणवी। तो क्या चीज़? हरियाणवी। ये सब गायों की प्रजातियां हैं। ठीक है। भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस। क्या नाम है? बॉस इंडिकस। ये भारतीय गायों के प्रजातियों का नाम है ना। जैसे हम लोगों का है मानव प्रजाति का नाम होमो सैपियंस, उसी प्रकार से इसका भी है बॉस इंडिकस। ठीक है। भारत में भैंसों की कितनी जातियां हैं? 10। कितनी जातियां हैं? 10 पाई जाती हैं। जो इस प्रकार है: नागपुरी, सुरती, नीली, रवि, मेहसाना तथा जाफराबादी। ये सब भैंसों की क्या है? प्रजातियां हैं। भैंस का जो नाम है वो है बॉस बुलेसिस। भैंस का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? बॉस बुलेसिस। ये वैज्ञानिक नाम हुआ भैंस का। अत्यधिक दूध देने वाली भैंसों में जो होती है वो होती है मुर्रा। मुर्रा प्रजाति जो होती है वो क्या करती है? अत्यधिक दूध देती है। ठीक है। मुर्रा प्रजाति जो है वो क्या करती है? अत्यधिक दूध देती है। ये वाली जाति जो है अत्यधिक दूध देती है। एक बार दूध सवन काल में ना वो कितना दूध देती है? 2000 लीटर। कितना दूध देती है? 2000 लीटर दूध देती है। मतलब एक बार बच्चा दिया 6-7 महीना तो दूध देती ही है। तो उस अवधि में कितना लीटर दूध देती है? 2000। अगर 2000 में 50 से गुना करते हैं तो देखिए कितना दूध देती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10 लाख का क्या करती है? यह दूध देती है। बात आ गई समझ में? चलिए, 1 लाख का दूध देती है 50 रुपये के हिसाब से। एक बार में जब वो करती है, 10 को पोस लिए, 10 को अगर पाल लिए तो सोच लीजिए आपका 10 लाख का सालाना ऐसे ही हो गया। ठीक है। देसी और विदेशी को क्रॉस कराकर जो बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं? उससे दूध की उत्पादकता बढ़ती है। देहाती वाले में दूध उत्पादकता नहीं बढ़ती है। जब भी बढ़ती है तो मतलब विदेशी और देसी को दोनों को क्रॉस करा के तब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो दूध होता है वो देहाती से कहीं ज़्यादा होता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेयरी फार्म प्रबंधन। डेयरी फार्म प्रबंधन में अच्छी गुणवत्ता वाली भैंसी को रखा जाता है और ये डेयरी फार्म पर निर्भर करता है वो कैसे पालते हैं, कैसे पोसते हैं, नहीं पोसते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर बात, भैंस और गाय मिला के जाति कितनी है पूरे भारत में? तो 32 प्रजातियां हैं। 32 प्रजातियां हैं। भारतीय गाय का नाम क्या है? बॉस इंडिकस। क्या नाम है? बॉस इंडिकस भारतीय गाय के प्रजाति का नाम है। ठीक है। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस का नाम क्या है? मुर्रा। क्या नाम है? मुर्रा। क्या नाम है? मुर्रा। भैंस का
वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉश बुलेसिस। क्या नाम है? बॉश बुलेसिस। मुर्राह अपने दूध श्रावण काल में कितनी दूध देती है? 2000 लीटर दूध देती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आगे आते हैं। आगे है आपका संकरण। क्या है आगे? संकरण। ध्यान दीजिएगा, आगे है आपका संकरण। कहता है कि इस विधि में एक नस्ल के श्रेष्ठ तथा दूसरी नस्ल की श्रेष्ठ मादा के साथ संगम कराया जाता है। उसे क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? संकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक यूपी का है नर और दूसरा बिहार का है मादा। ये दोनों को क्या करते हैं? आपस में क्रॉस कराते हैं तो एक बच्चा होता है। तो इसी को क्या करते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं संकरण। दो मतलब बेजातियों के बीच जो संकरण कराया जाता है उसे संकरण कहते हैं। निषेचन कराया जाता है उसे क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि संकरण आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे कुत्ता बिलाई का निषेचन कभी संभव नहीं है। कुत्ता बिलाई का निषेचन संभव है? नहीं है। तो वो बेजातियाँ अगर इन दोनों के बीच में अगर से निषेचन करा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? संकरण। मगर बच्चा होगा ही नहीं। मतलब समान जाति के होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान जाति के है। गाय है तो गाय से कराएंगे, चाहे कहीं का रहे, कोई भी देश का रहे, उससे कोई मायने मतलब नहीं है। कुत्ता है तो कुत्ता को कुत्ते से करा सकते हैं, कोई जाति रहे उससे मायने मतलब हम लोगों को नहीं है। ठीक है, ऐसा ना कि कुत्ता को बिलाई से करा दे, बिलाई को कुत्ता से करा दे, तो ये कभी संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, संकरण आपको समझ में आया? संकरण में कहता है कि श्रेष्ठ नर, क्या कहता है? श्रेष्ठ नर है ना, एक श्रेष्ठ नर और एक श्रेष्ठ दूसरी नस्ल की श्रेष्ठ मादा। बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। ठीक है, एक ही जाति में बहुत ज़्यादा प्रजाति। जैसे मान के चलिए हम लोग को कुम्हार हुए। ठीक है, कुम्हार को बोला जाता है प्रजापति। तो प्रजापति में ना एक कैटेगरी होता है कश्यप। ठीक है, तो ऐसे 11 कैटेगरी या 13 कैटेगरी होता है। कश्यप होता है एक। ठीक है, कश्यप कैटेगरी होता है। ठीक है ना, तो एक ही जाति के विविध लोग होते हैं। ऐसा ना कि हाँ दूसरी जाति को लेके हम लोग क्या करा दे? क्रॉस करा दे। चलिए आगे है आपका कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन से मतलब है मुर्गी पालन। क्या चीज़? मुर्गी पालन। कुक्कुट पालन से मतलब है आपका मुर्गी पालन। ठीक है, कुक्कुट पालन से मतलब है आपका क्या चीज़? मुर्गी पालन है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, कुक्कुट पालन का मतलब मुर्गी फार्म। कहता है कि मुर्गी के जो हम लोग कुक्कुट जो फार्म करते हैं यानी मुर्गी जो पालते हैं वो 2 तरह के लिए पालते हैं। पहला मांस के लिए और दूसरा क्या चीज़ के लिए? अंडा के लिए। सही बात है, मांस हम लोग खाते हैं और अंडा भी खाते हैं मुर्गी का। ठीक है, कहता है कि मुर्गी के अंदर कुक्कुट पालन के अंतर्गत क्या आता है? मुर्गी आता है, बत्तख आता है, टर्की आता है, गीज आता है। ठीक है, ये सब कुक्कुट पालन के अंतर्गत आता है। ठीक है,
आर्थिक लाभों के लिए इसका पालन और प्रजनन कराता है। ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा, पालन और प्रजनन, ये 2 लाइन याद रखिएगा, प्रजनन और पालन। और क्या चीज़, आर्थिक लाभों के लिए, क्या चीज़ के लिए, आर्थिक लाभों के लिए। इससे समझिएगा, आर्थिक लाभ के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रजनन कराते हैं। आर्थिक लाभ का मतलब हो गया बाबू आर्थिक लाभ का मतलब हो गया आपका कि हमको अभी 500 रुपये का ज़रूरत है, ठीक है, मेरे पास है नहीं, न अकाउंट में है, न किसी से मांग रहे तो वो दे रहा है, तो मेरे पास तो यही सब पशु हैं, इसको क्या करेंगे, हम बेच देंगे तो कुछ न कुछ तो पैसा आएगा, तो उससे तो मेरा स्थिति सुधरेगा, काम तो हो जाएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, आर्थिक लाभ। ठीक है, एक रहेगा तो उसको बेच देंगे तो मेरा तो ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए क्या करते हैं, उसको हम प्रजनन कराते हैं, ताकि एक बेच दे तो एक मेरे पास रहे। ठीक है, ठीक है बाबू, ठीक है, ठीक है। अंडे देने वाली मुर्गी को क्या बोलते हैं, एग लेयर्स। क्या बोलते हैं, एग लेयर्स। अंडा देने वाली मुर्गी को क्या बोला जाता है बाबू, एग लेयर्स बोला जाता है। ठीक है, कहता है कि जो जिस मतलब हम लोग जो मुर्गी खाते हैं उसका नाम क्या है, बॉयलर। क्या नाम है, बॉयलर। इसमें अत्यधिक मांस होती है, क्या होती है, अत्यधिक मांस होती है। बॉयलर में क्या होती है, अत्यधिक मांस होती है, बॉयलर में अत्यधिक मांस होती है। ये बात को ध्यान में रखिएगा, बॉयलर में क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में मांस होती है। ये 45 दिन में बॉयलर मुर्गी तैयार हो जाती है कटने के लिए, है ना, खाने के लिए। ठीक है, चलिए, ये मुर्गी का ये आपका कुछ नाम है जो आपकी कोई काम की नहीं है, ये चीज़ कोई काम की नहीं है। ठीक है जी देसी किस्में है, इसका कद छोटा होता है, ये सब इसी से यही सब लिखा हुआ है, जो आप लोग नहीं समझ पाइएगा, इसको नहीं देखे होइएगा। ये चीज़ समझिए, देसी मुर्गी 1 वर्ष में कितना अंडा देती है बाबू, 60 अंडा। कितना अंडा देती है, 60 अंडा देती है। ये किताब के अनुसार 60 अंडा देती है, ज़्यादा भी दे सकती है ना। देसी मुर्गा एक वर्ष में कितना अंडा देती है, 60 अंडा। कितना अंडा देती है, 60 अंडा देती है। कौन देता है, देसी मुर्गी। कौन देता है, देसी मुर्गी 1 वर्ष में 60 अंडा देती है। कोई दिक्कत, चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों को। आगे आते हैं आहार कुक्कुट पर। क्या चीज़ है बब्बू, आहार कुक्कुट। आहार कुक्कुट, आहार कुक्कुट में देखिए कि इनके आधार आहार कुक्कुट में देखिए इनके आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन ये सब होते हैं। इनको इतना चीज़ क्यों चाहिए, क्योंकि हमको 35 से 45 दिन में ये जो मुर्गी होता है बॉयलर, ये जो मुर्गी है आपको बॉयलर ये वाली, इसको तैयार चाहिए। काहे कि बहुत आदमी मुर्गा का मांस खाते हैं, ठीक है, मुर्गी का मांस खाते हैं, तो ये इतना दिन में तैयार चाहिए। अगर नहीं तैयार हो पाएगा ना तो फिर क्या हो जाएगी, दिक्कतें हो जाएगी। फिर मार्केट में इसका मांग बढ़ेगा तो इसका दाम ऊपर ऑटोमेटिक चला जाएगा। बात आई समझ में। चलिए आगे कहता है आपको ये, अगला है कि जो अंडा देने वाली मुर्गी होती है ना, अंडा देने वाली जो मुर्गी होती है उसको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, फास्फोरस की। क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, फास्फोरस की। ठीक है, फास्फोरस की ज़रूरत होती है इसलिए क्योंकि उसका कवच जो होता है वो कैल्शियम की बनी होती है। क्या चीज़ की बनी होती है, कैल्शियम की। कैल्शियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ है ना, कैल्शियम तथा फास्फोरस की आवश्यकता ज़्यादा होती है अंडा देने वाली मुर्गियों में। उम्मीद करते हैं ये भी कुक्कुट आहार आपको समझ में आ गया होगा। कुक्कुट आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन ये सब दिया जाता है क्योंकि मुर्गी तुरंत क्या हो, तैयार हो, है ना। और जो अंडा देने वाली जो मुर्गी होती है उसमें क्या चीज़ होता है, उसके आहार में क्या दिया जाता है, फास्फोरस और कैल्शियम दिया जाता है। उसके आहार में क्या दिया जाता है, फास्फोरस और कैल्शियम
दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे है आपका पशु प्रजनन। आगे क्या है? पशु प्रजनन। कहता है कि पशु प्रजनन पशुपालन उद्योग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पशु प्रजनन पशुपालन उद्योग का क्या है? एक महत्वपूर्ण पहलू है। बात समझिएगा, महत्वपूर्ण पहलू कैसे हम, अगर हम किसी पशु को पालें और उसको हम मतलब प्रजनन नहीं कराएं, ठीक है, उसका बच्चा हम नहीं कराएं और वो किसी कारणवश वो मर गया, किसी कारणवश वो पशु मर गया, और किसी कारणवश अगर वो पशु मरा है तो आप सोचिए कि आपके पास तो कुछ बचेगा नहीं, दूसरा पशु रहेगा आपके पास? नहीं रहेगा। तो पशु को प्रजनन कराइएगा तभी तो पशु पालिएगा। या आप बेच दिए, मर गया या बेच दिए आप, तो आपके पास तो कुछ नहीं है ना। इसीलिए क्या किया जाता है? पशुओं को प्रजनन कराया जाता है। ठीक है, कि मेरा जो पशु है वो बरकरार रखे, एगो रहे, एगो इस एक रहे मेरे पास और दूसरा को क्या कर दे? बेच दे, ताकि कुछ आमदनी आते रहे। ठीक है, चलिए वही चीज़ आपको नीचे लिखे हुए है। पशु प्रजनन का उद्देश्य पशुओं के प्रजनन को बढ़ाना होता है। ठीक है बाबू, समझ में आ गया? चलिए, नहीं बढ़ाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा उसकी मतलब जनसंख्या। आगे है आपका, आगे है पशु प्रजनन। आगे क्या है बाबू? आगे है आपका पशु प्रजनन पढ़ा दिए आपको। आगे है बाबू आपका अंतः प्रजनन। क्या है बाबू? अंतः प्रजनन। आगे है आपका अंतः प्रजनन। अंतः प्रजनन में समझिएगा, कहता है ये मतलब इसके मतलब इसको बोलते हैं एक हम लोग अंतः प्रजनन पढ़ते हैं क्या बोलते हैं तीसरा चैप्टर में कि जो आंतरिक मिनिसेचन होता है, अंदर में बच्चा को विकसित किया जाता है, उसे अंतः प्रजनन कहते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन कुछ दूसरा है। अंतः प्रजनन का मतलब हो गया कि एक रिश्तेदार है, एक रिश्तेदार के 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक रिश्तेदार है जो यहाँ पे 0 है। क्या है? 0 है। इसका 6 गो रिलेशन है। ठीक है, ये भी करिया है, ये भी करिया है, ये भी करिया, ये भी करिया, ये भी करिया, ये भी करिया है, सब करिया है। ठीक है, अब इससे करा दिए, ठीक है, इसको इससे करा दिए, इसको इससे करा दिए, तो इसी को क्या बोलते हैं? अंतः प्रजनन। क्या बोलते हैं? अंतः प्रजनन। ये भी काला, एक भी काला, 2 भी क्या है? काला, 3 भी क्या है? काला, 4 भी क्या है? काला, 5 भी क्या है? काला, 6 भी क्या है? काला। तो एक ही जाति के लोग हुए ना, तो इसे क्या बोलते हैं? अंतः प्रजनन। इसे क्या बोलते हैं बाबू? अंतः प्रजनन बोलते हैं। समझ में आ गया? चलिए, वेरी गुड, है ना। इसमें देखिए, इसमें कितनी बार करा सकते हैं? 6 बार ही करा सकते हैं। कितने बार करा सकते हैं? 6 बार। उसके ज़्यादा अगर कराएंगे ना तो उसकी उत्पादकता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। उसकी उत्पादकता क्या हो जाएगी बाबू? घट जाएगी। ठीक है, चलिए वेरी गुड, समझ में आ गई? आगे देखिए, कहता है कि नोट में देखिए, नोट वाली चीज़ों को ना याद रखिएगा अच्छा से। कहता है कि एक ही नस्ल से उत्तम किस्म के नर तथा मादा का चयन करें। मैंने पहले बोला काला काला था, चयन कर लिए। चलिए, अब दोनों को क्या करा दीजिए? शादी करा दीजिए, सुहागरात में भेज दीजिए। संतति का मूल्यांकन कीजिए। सुहागरात हुआ तो बच्चा होगा कि नहीं होगा? बच्चा हुआ। अब चयनित नर तथा मादा का संगम करा दीजिए। वही बात कहता है, फिर से दोहरा दीजिए, वही टर्म एंड कंडीशन, है ना। एक ही जाति, एक ही रंग रूप से क्या कर दीजिए शादी करा दीजिए, और उसका जो बच्चा होगा वो उसी कलर का आ जाएगा। उसकी उत्पादकता क्या हो जाएगी? उत्पादकता क्या हो जाएगी? उसकी उत्पादकता क्या हो जाएगी? कम जाएगी। क्या हो जाएगी? कम जाएगी। ठीक है, उसकी उत्पादकता क्या हो जाएगी बाबू? कम जाएगी। ठीक है,
चलिए, अंतःप्रजनन के बाबू लाभ देखिए, कहता है कथी कि अप्रभावी जीन को उद्भाषित करता है। अप्रभावी जीन का मतलब हो गया कि उत्तम जो जीन होता है उसको नहीं आने देता है। श्रेष्ठ जीनों का क्या करना चाहिए, इसमें चयन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए, है ना। श्रेष्ठ जीन का चयन के मतलब समझ में आया, नहीं आया आपको समझ में। देखिए आपके घर में अगर 5-6 बच्चे होंगे, भाई बहन होंगे, उसमें देखिएगा एक आध को बहुत तेज होगा और सब ना मध्यम होगा दिमाग के, एगो तो साफ बुर्बक होगा। क्या ये कुछ करेगा, कुछ उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो जब सबसे ज़्यादा तेज होगा ना, उसको श्रेष्ठ जीन मिला है। उसको क्या मिला है, श्रेष्ठ जीन मिला है, ठीक है। जो सबसे बुर्बक होगा उसको नॉर्मल जीन कोई सा भी मिल गया होगा, ठीक है। ये समझ में आया। चलिए, अंतःप्रजनन से हानि, कहता है कि सतत अंतःप्रजनन से जनन क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। जनन क्षमता घट जाती, जनन क्षमता ही नहीं घटती है बाबू, उत्पादकता भी क्या हो जाती है, घट जाती है उसमें। कहता है कि अंतःप्रजनन से उत्पन्न संतति पराया क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। अब बार बार हम उससे क्या करेंगे, मतलब बच्चा को लेंगे, खान पियान कितनों खिला देंगे, 12 बच्चा को लेंगे तो क्या हो जाएगा, अस्वस्थ ही रहेगा। आप इसको गांव घर से रिलेट कर सकते हैं। हाँ, अपने गांव घर से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं। आगे देखिए, वही संस्करण का मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। बाहर में संस्करण हो, जैसे में अगर तीसरा चैप्टर की बात करें तो उसमें बाबू दिए हुए हैं कि भैया जब हम लोग जब हम लोग जैसे मछली, मच्छर, मुर्गी का अंडा, ये सब क्या है, बाह्य प्रजनन है। ये सब क्या है, बाह्य प्रजनन है, ठीक है। इसी में कहता है कि इसी प्रकार के प्रजनन में उन पशुओं से संगम कराया जाता है जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है। अब इसमें आती है बात, एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की, कभी आपस में कोई संबंध हो सकता है, नहीं हो सकता। उनका पूर्वज पता नहीं कैसा होगा, हम लोगों का पूर्वज पता नहीं कैसा होगा। दोनों का आपस में क्या हो रहा है, संगम। क्या हो रहा है, संगम हो रहा है। क्या हो रहा है, संगम हो रहा है। वही कहता है कि कोई संबंध भाई नहीं होना चाहिए, दोनों के आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं, बाह्य संस्करण। क्या बोलते हैं उसको, बाह्य संस्करण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को बाह्य संस्करण बोलते हैं। चलिए बाबू, ये है आपका अंतःविशिष्ट प्रजनन। क्या है, अंतःविशिष्ट प्रजनन। अंतःविशिष्ट प्रजनन में कहता है कि इस विधि में 2 भिन्न जातियों के नर और मादा पशुओं के मध्य संगम कराया जाता है। जैसे आपको बताया गया है उधर उस तरफ, 1 मिनट आपको हम बता देते हैं। आपको यहाँ पे बताया गया होगा गाय की प्रजातियों को, ठीक है। देखिए, नागपुरी है, या यहाँ है साहिवाल है, यहाँ गिर है। ये दोनों को जब आपस में जब हम लोग प्रजनन कराते हैं, क्या करते हैं, गिर को और साहिवाल को जब हम आपस में क्या कराते हैं बाबू, प्रजनन कराते हैं, उसे बोलते हैं अंतःविशिष्ट प्रजनन। क्या बोलते हैं उसे, अंतःविशिष्ट प्रजनन बोलते हैं। समझ में आया। दोनों को जब आपस में हम लोग संयोजन कराते हैं, गिर और साहिवाल को, तो 2 विभिन्न जाति हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई। दोनों विभिन्न जाति को जब आपस में हम संगम कराएं तो एक जाति निकल के आएगा, उसी को क्या बोलते हैं, अंतःविशिष्ट प्रजनन। क्या बोलते हैं, अंतःविशिष्ट प्रजनन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं बाबू उसको, अंतःविशिष्ट प्रजनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, अंतःविशिष्ट प्रजनन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, अंतःविशिष्ट प्रजनन। चलिए, ये समझ में आ गया आपको। ओके, शुक्राणु जो होता है, चाहे किसी चीज़ का शुक्राणु हो, ठीक है, उसको नाइट्रोजन कितना डिग्री में,
-196 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करके रखा जाता है। इसको आप लोग देखे होइएगा, जब गाय भैंस के जब पशु के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास एक थर्मस होता है ना। वो थर्मस जब खोलते हैं ना तो उसमें से धुआं निकलता है। जो धुआं नहीं, वो नाइट्रोजन का वाष्प है। क्या है? नाइट्रोजन का वाष्प। नाइट्रोजन जो होता है वो -196 डिग्री ताप पे रहता है। कितना डिग्री ताप पे? -196 डिग्री। जैसा रखेंगे वैसा ही रहेगा उसमें, जैसा रखेंगे वैसा ही नाइट्रोजन उसमें, मतलब शुक्राणु उसमें रहेगा। निकालेंगे, बायो कांटेक्ट में आएगा, पिघलेगा। ठीक है, तब जाके हम उसको क्या करेंगे? सेवन का यूज करते हैं डॉक्टर लोग, हम लोग नहीं, डॉक्टर लोग करते हैं। समझ में आया? चलिए, अंतःविशिष्ट प्रजनन समझ में आ गया। शुक्राणु को कितना डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर करके रखा जाता है बाबू? -196 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, कोई दिक्कत हो? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं मधुमक्खी पालन के ओर। आगे बढ़ते हैं मधुमक्खी पालन के ओर। देखिए, है मधुमक्खी पालन, समझिएगा। ये आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का है। क्या नंबर का है? 5 नंबर का है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बाबू। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए रुक जाइए, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है इसको, तो ये PDF सब दिन ऐसे ही रह जाएगा यार। क्या है? मधुमक्खी पालन है। क्या है इसमें? मधुमक्खी पालन। कहता है कि मधुमक्खी पालन प्राचीन काल से चला आ रहा एक कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योग करने का मतलब छोटा सा उद्योग। कुटीर उद्योग करने का मतलब क्या है? छोटा सा उद्योग है। अब बहुत दिनों से चला आ रहा है। क्या हो रहा है? बहुत दिनों से चला ये आ रहा है कुटीर उद्योग ये। ठीक है बाबू, चलिए, ये क्या है? यह कुटीर उद्योग है, मधुमक्खी पालन। कहता है कि मधुमक्खी पालन को क्या बोला जाता है? मौन पालन। क्या बोला जाता है बाबू? मौन पालन बोला जाता है। मधुमक्खी से हम लोग क्या चीज़ का उत्पादन करते हैं? शहद का। क्या चीज़ का उत्पादन करते हैं? शहद का। इसीलिए हम लोग मधुमक्खी को क्या करते हैं? पालते हैं। इसीलिए हम लोग मधुमक्खी को क्या करते हैं? पालते हैं। चलिए, इतना समझ में आ गया। मधुमक्खी पालन एक कुटीर उद्योग है। मधुमक्खी पालन को हम लोग क्या बोलते हैं? मौन पालन बोलते हैं। मधुमक्खी पालन कर हम लोग क्या चीज़ प्राप्त करते हैं? शहद। क्या चीज़ प्राप्त करते हैं? शहद प्राप्त करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी पालन सामान्य प्रजाति एपिस इंडिया है। क्या है? एपिस इंडिया है। मधुमक्खी पालन का जो सामान्य प्रजाति है उसका नाम क्या है? एपिस इंडिया है। आगे देखिए, शहद उत्पादन के लिए एपिस मेलिफेरा प्रजाति का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है शहद उत्पादन के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एपिस मेलिफेरा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एपिस मेलिफेरा का उपयोग किया जाता है शहद उत्पादन के लिए। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलिए। मधुमक्खी पालन में अत्यधिक श्रम की आवश्यकता नहीं। श्रम का मतलब होता है मजदूर। क्या होता है? मजदूर। अत्यधिक मजदूर की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अत्यधिक मजदूर की आवश्यकता नहीं होती है मधुमक्खी पालन में। कोई दिक्कत बाबू? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मधुमक्खी पालन में ना महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको ध्यान में दीजिएगा। एक बार रिवीजन करेंगे, टेंशन नहीं है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। मधुमक्खी पालन को कुटीर उद्योग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? कुटीर उद्योग भी बोलते हैं। मधुमक्खी पालन का दूसरा नाम क्या है? मौन पालन। क्या नाम है? मौन पालन। इसको क्यों पाला जाता है? तो शहद उत्पादन के लिए। क्यों पाला जाता है?
शहद उत्पादन के लिए पाला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है, मधुमक्खी का सामान्य प्रजाति एपिस इंडिया होता है। क्या होता है? एपिस इंडिया। इसको जो मधुमक्खी जो शहद जो उत्पादन करने के लिए जो हम लोग पालते हैं उसका, उस मधुमक्खी का नाम क्या है? मधुमक्खी का एपिस मेलिफेरा। क्या नाम है बाबू? एपिस मेलिफेरा नाम है। चलिए, इतना समझ में आया? चलिए आगे देखिए। मधुमक्खी पालन में महत्वपूर्ण बिंदु। पहला बिंदु कहता है कि मधुमक्खी की प्रकृति तथा स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी आदमी को देखते हुएगा कि बिना मतलब वो सेफ्टी कहीं चला जाता है, उसे मतलब अंदर हाथ घुसा देता है, मधुमक्खी उसके हाथ पे बैठी रहती है मगर काटती नहीं है। ठीक है, ये चीज़ देखे यहाँ सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो उसके स्वभाव की ज्ञान होनी चाहिए। तो जो व्यक्ति डाला है उसको क्या है? स्वभाव की ज्ञान है। अब प्राकृतिक का मतलब उत्तम क्वालिटी होता है। तो उत्तम क्वालिटी क्या है? एपिस मेलिफेरा। क्या है? एपिस मेलिफेरा। इतना समझ में आया? चलिए, मधुमक्खी के छत्तों को रखने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन होना चाहिए। छोटा सा दूर में नहीं है, छोटा सा उद्योग है तो कोई बात नहीं है, मगर आपके पास 200-300 का डब्बा है मधुमक्खी का जो आप रखना चाहते हैं, तो उसके लिए ना आपको बहुत बड़ा बगीचा चाहिए। ठीक है, जहाँ पे आप रख सकते हैं। मधुमक्खी को ठंडा में रखा जाता है, गर्मी में नहीं। ठीक है, विभिन्न मौसम में छतों का प्रबंधन होता है। ज़्यादा बरसात हो रहा है तो बरसात में भी रखेंगे हम लोग नहीं, उसके लिए क्या करेंगे? छत का प्रबंधन करेंगे, पन्नी घेरेंगे और पन्नी के अंदर उसको हम लोग रखेंगे। उसका डब्बा को हम लोग भिंगा सकते नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। शहद का और क्या क्या यूज होता है? शहद का यूज होता है बाबू मोम के लिए। क्या चीज़ के लिए? मोम के लिए। मधुमक्खी के छत्ते से क्या क्या चीज़ प्राप्त होता है? एक तो मोम प्राप्त होता है और एक शहद प्राप्त होता है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ देखिए, नोट में एक चीज़ लिखा हुआ है। ये वाली एक चीज़ लिखी हुई है। ये वाली चीज़ है मधुमक्खी परागन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाबू पता है मधुमक्खी जो होता है वह स्वपरागन नहीं होने देता है। स्वपरागन बहुत कम होता है। पर परागन, जिस क्षेत्र में मधुमक्खी रखा होगा ना, वहाँ देखना परागन बहुत, मतलब फल वहाँ का बहुत होता होगा। जैसे लीची हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया, है ना। तो वहाँ देखिएगा ना, उसका उत्पादकता क्षमता ना बढ़ जाता है। जहाँ नहीं पहुँचाना होता है ना परागकण, जिस बढ़ती काग्र पर, वहाँ पर भी वो पहुँचा देता है। जहाँ से उम्मीद नहीं है कि हाँ इस पौधा से फल आ सकता है, तो वहाँ पे भी क्या करता है? वो फल को ला देता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। मधुमक्खी जो होता है वो मकरंद को चूसता है ना। मकरंद जो होता है मीठा होता है और मतलब चिपचिपा होता है, गाढ़ा चिपचिपा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया मधुमक्खी पालन खत्म। अब मत्स्य पालन, ये भी आपका 5 नंबर का। क्या नंबर का है बाबू? 5 नंबर का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मत्स्य पालन क्या है? मत्स्य पालन। मत्स्य पालन मतलब मधुमक्खी पालन। यहाँ पे बाबू ना गलती लिखा गया। ठीक है, मधुमक्खी नहीं होगा, यहाँ पे मछली होगा। क्या होगा? यहाँ पे मछली होगा। यहाँ पे मछली होगा। ठीक है, मत्स्य पालन को क्या बोलते हैं बाबू? मत्स्य पालन को क्या बोलते हैं? मछली पालन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मछली पालन भी कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। मत्स्य पालन
एक प्रभार का उद्योग है जिसका संबंध सीधा मत्स्य उनका प्रसंस्करण तथा उनकी बिक्री से होता है। मत्स्य पालन ना बहुत ही मतलब रिस्की चीज़ है, उद्योग तो है ही, मगर इसमें मरने की क्षमता बहुत है। अगर मान के चलिए कि मेरे पास कितना है बाबू, एक तालाब है, इसमें 500 मछली है। कितना मछली है? 500 मछली। कोई जाके थोड़ा सा अगर दवा छींट दे, इसमें कोई जहर डाल दे इसमें, क्या करे, कोई जहर डाल दे, तो ये 500 मछली मेरा गया, ख़त्म, 0 रुपया होगा। तो ये रिस्की चीज़ है, ठीक है, इसको पालना भी बहुत मुश्किल है। बात आई समझ में? चलिए आगे, ये सभी प्रोटीन के मुख्य स्रोत होते हैं। सही बात है कि मछली जब खाते हैं, डॉक्टर भी रेफ़र करता है कि आप क्या खाएं, मछली खाएं, इससे प्रोटीन आपको अत्यधिक मात्रा में मिलेगी। सही बात है, डॉक्टर भी रेफ़र हम लोगों को करता है, बिल्कुल करता है। नहीं करेगा तब भी खाएंगे, साला नहीं खाएंगे कैसे, मना कैसे करेगा तुम, है ना। चलिए आगे, मछलियों की यकृत से प्राप्त तेल शार्क या कॉड लीवर ऑयल का औषधिक महत्व होता है। मछलियों से क्या किया जाता है? तेल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? तेल। तेल से ना क्या किया जाता है? औषधि का निर्माण होता है, यानी कि हम लोगों का दवा भी बनता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि कुशवाहा होते हैं, कहते हैं कथी कि नहीं हम तो मछली नहीं खाते हैं। अरे बेवकूफ़ गधा, है ना, तुम मछली नहीं खाया, ठीक है, उसका तो स्वाद तो चखा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मानी कोई तुमको दिया या तुम खुद से खाया, है ना। डॉक्टर रेफर किया था, हाँ डॉक्टर साहब लिखलथी न दवाई है, लावो न खा ले, देह जलाने वाला काम करता है सब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका ये आपको कोई काम की चीज़ नहीं है, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। ये मछली सब जो होता है उसको खाया जाता है, जैसे मैं बता देते हैं, ये हिल्सा मछली, इसको हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। इस मछली को सरडाइन मछली को खाते हैं, मैकेरेल मछली को खाते हैं, ठीक है, ये सब खाते हैं। ये एग्ज़ाम में नहीं पूछता है आपका। उसके बाद आपका कहता है कि विद्युतीय जलीय उत्पादन में वृद्धि के लिए मिश्रित मछली संवर्धन की विधि अपनाई जाती है। संवर्धन की विधि अपनाई जाती है। अब देखिए, संवर्धन की विधि अपनाई जाती है मतलब क्या है इसका? सीधा सीधा सरल बात है कि विद्युतीय यानी कि गंदा जल, कौन सा जल बाबू? गंदा जल, ठीक है, गंदा जल में इसका उपयोग किया जाता है, मतलब इसको पाला जाता है मछली को। बहुत सारे मछली जो होते हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं, अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। तो उन लोगों का मतलब वज़न भी ज़्यादा होता है। हम लोगों को देखते हैं तो हम लोग जो छोटा छोटा हम लोग जो खाते हैं मछली जो पकड़ते हैं छोटा छोटा होता है, उतना वज़न भी नहीं होता है ना। एक आध गो निकल जाता है 4-5 किलो का, तो बात है कुछ अलग। पूरा गांव में ढिर्रा पीटते हैं कि 5 किलो का मछली पकड़ा। शहर की सब जगह तो बड़ा बड़ा होता है ना। और सबको आहार कहाँ से मिलता है? तो छोटी छोटी मछलियों को क्या करता है? वो खाता है। चलिए क्लियर है आपका। मत्स्य पालन विद्युतीय जल में पाया जाता है, लवणीय जल में पाया जाता है, याद रखना, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मछली खाते हैं, हिल्सा खाते हैं, साइडन खाते हैं, मैकरेल खाते हैं। हिल्सा, साइडन, मैकरेल मतलब समझो ये सब हम लोग नहीं खाते हैं, यहाँ पर विदेश में खाता है। हम लोग खाते हैं जासर, नैनी, कतरा, ये सब मछली खाते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान रखना, इसीलिए हम लोग क्या कहे थे कि इसको काट दिए थे कि नहीं, इसको नहीं लिखिए, ठीक है। आपको समझ में भी नहीं आवेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके गुरुजी, आगे बढ़े सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका जलीय संवर्धन। क्या है बाबू? जलीय संवर्धन है। आगे क्या है आपका? क्या है आपका? जलीय संवर्धन है। जलीय संवर्धन को समझिएगा। कहता है कि विभिन्न संसाधनों का उपयोग कर जलीय पौधों
तथा जंतुओं जैसे मछलियों, झींगा, केकड़ा, ईटीसी का उत्पादन जलीय संवर्धन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। झींगा, केकड़ा, है ना, ये सब का क्या जाता है, उस सब पानी के जो जंगल होते हैं नीचे होते हैं ना, पानी के नीचे, पोखर के नीचे जंगल होता है, उसमें ये लोग पाए जाते हैं, अपना निवास स्थान बनाते हैं। झींगा, केकड़ा, कुछ मछलियाँ होती, एक मछलियाँ थी, उसको ना मतलब गांव के लोग सब जब मछली पकड़ने जाते हैं तो मतलब बिल रहता है पोखर के किनारे में ना, बिल रहता है किनारे में, और वहाँ पे क्या करते थे, हाथ डाल के और वहाँ से क्या करते हैं, मछली को निकालते थे। वो मछली का नाम क्या है सो पता नहीं, मगर उसमें से मछली निकाल देते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता था कि सांप भी निकल जाता था देव भजा के फेंकता था सब, ठीक है। तो उसको जलीय संवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, जलीय संवर्धन। जलीय संवर्धन का अगर उदाहरण पूछते तो क्या कहिएगा, झींगा, केकड़ा, ठीक है बाबू। फिश फार्मिंग, क्या लिखा हुआ है आगे, फिश फार्मिंग कहता है कि केवल मछलियों का उत्पादन एवं प्रबंधन फिशी कल्चर या मत्स्य पालन या फिश फार्मिंग कहलाता। देखिए इसको समझिए, इससे पहले आप, हम लोग पशु को रख रखाव के लिए एक घर बनाते थे, उसको हम लोग फार्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फार्म। मुर्गी फार्म, मुर्गी के लिए घर बनाए, उसमें मुर्गी रखें 5,000 10,000 तो उसको फार्म बोल दिए। गाय के लिए हम लोग 10 गाय है, उसके लिए आवास बनाए, घर बनाए, तो उसके लिए हम लोग बोल दिए पशु फार्म, है ना, उसको हम लोग फार्म बना दिए, रख रखाव के लिए पशु फार्म हो गया। आपको मछली के लिए एक प्रबंधन होता है, ठीक है। जैसे ये हुआ, नहीं ये यहाँ पे बनाते, ये हुआ आपका एक पोखर। पोखर 1 बीघा का है, 5-5 कट्ठा का इसको हम बांट देते हैं, यानी कि 20 कट्ठा का ये है, 5-5 कट्ठा का बांट दिए, 5 कट्ठा ये, 5 कट्ठा ये, 5 कट्ठा ये, 5 कट्ठा ये, ठीक है। कितना, 20 कट्ठा हुआ। एक में रख देते हैं नैनी, एक में रख देते हैं कतरा, एक में रख देते हैं जासर, एक में रख झींगा झींगा। देखिए एक ही खेत में हम लोग सिर्फ बांध बना दिए, इसमें बीच से घेर दिए, तो कितने प्रकार की हो गई मछली पाला गया, 5 प्रकार के। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। इसी को बोलते हैं फार्मिंग, फिश फार्मिंग। क्या बोलते हैं इसको, फिश फार्मिंग। कोई दिक्कत रे बुआ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, फिश फार्मिंग बाबू समझ में आया। फिश फार्मिंग का जो नाम है उससे क्या, उसका नाम क्या है बुआ, फिश फार्मिंग का जो नाम है उसका नाम क्या है, फिश पीसी कल्चर। क्या नाम है, पीसी कल्चर, ठीक है। क्या नाम है उसका, पीसी कल्चर। क्या नाम है उसका, पीसी कल्चर नाम है। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई ट्राई कर रहे थे कौन इंक अच्छा लग रहा है, रेड बहुत हमको लग रहा है लार्ज, तो थोड़ा सा इसको हम यही कर दिए हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। चलिए पादप प्रजनन के बारे में, क्या चीज़ के बारे में, पादप प्रजनन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिएगा, पादप प्रजनन जो है बाबू, कहता है कथी कि ऐसी नई किस्मों का विकास, ऐसी नई किस्मों का विकास किया जा रहा है जो क्या हो, रोगजनक हो, नासी कीटो हो, ठीक है, नासी कीटो हो, प्रतिरोधकता हो। इस विधि का उपयोग पादप खाद्यों के प्रोटीन अंशों तथा खाद्य की गुणवत्ता को बढ़ाने में क्या किया जाता है, किया जाता है। बात समझिएगा, बात क्या करिएगा, समझिएगा बहुत ही अच्छा से, नॉर्मली से, ठीक है। यहाँ पे
गुणवत्ता को बढ़ाने की बात चल रही है। हम भी थोड़ा सोचने लगते हैं ना कि गुणवत्ता कैसे बढ़ती है। देखिए 2006 2007 चाहिए, हाँ चलिए 2008 2006 में जो बीज लाया उसका जो रोप है तो उसमें से 15 किलो यानी कि हमको 90 किलो अनाज मिला। कितना? 90 केजी। 2007 में उसी बीज के दाना को हम रोपे, यानी कि ये जो 90 केजी हुआ इसी में से थोड़ा सा हम अपने खेत में डालें तो उसका जो उत्पादकता हो गया वो 70 केजी। कितना हो गया? 70 केजी। फिर इसी के दाना को हम लोग डाले इधर तो कितना हो गया? 50 केजी। कितना हुआ? 50 केजी। यानी कि देखिए उत्पादकता घटा कि नहीं घटा? इसकी गुणवत्ता की क्षमता घटी कि नहीं घटी? गुणवत्ता की क्षमता घटी ना, है ना। इसी को बोलते हैं पादप प्रजनन। क्या बोलते हैं? पादप प्रजनन। इसमें जो इम्यून सिस्टम होगा वो ख़त्म हो गया है, इसके कारण इसकी उत्पादकता क्या हो गई? ख़त्म हो गई। धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे तो और ख़त्म होते जाएगा। देखिए पादप प्रजनन का उद्देश्य क्या है? तथा कि पीड़कों के प्रति प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना, यानी कि कीट जो लग जाती है पौधे पर, जो कीट देखते हैं लगा हुआ आपको, ठीक है, जिससे पौधों क्या करता है? खाना नहीं बनाने देता है, पौधों को खाना नहीं बनाने देता है। तो पौधों को खाना मिलेगा ही नहीं, खाना बनाएगा नहीं तो फल कहाँ से देगा? नहीं देगा ना। तो उसको क्या कहा जाता है? पीड़क प्रतिरोधी किस्मों को विकास किया जा रहा है। उन्नत गुणवत्ता तथा उच्च उपजी फसल का उत्पादन। उन्नत गुणवत्ता तथा उच्च उपजाऊ फसल का उत्पादन। किसका कहने का मतलब है कि अच्छा वाला, क्या चीज़ वाला? अच्छा वाला होना चाहिए, एकदम बेस्ट। आते तो कहते ना कि वो कै किलो के इकट्ठा हो, 60 किलो के इकट्ठा हो, ठीक हो लाभ। वो कै किलो इकट्ठा हो, 90 किलो, 60 किलो वाला छोड़ा 90 किलो वाला दे दो। यानी कि उसका गुणवत्ता क्या है? बहुत अच्छा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? पादप प्रजनन। क्या बोलते हैं बाबू इसको? पादप प्रजनन बोलते हैं। कोई दिक्कत हो? नहीं, हमरा उम्मीद से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे सूक्ष्म प्रबंधन। अगला टॉपिक क्या है? सूक्ष्म प्रबंधन। कहता है कि उत्तक संवर्धन द्वारा पादपों को उत्तम करने की विधि को सूक्ष्म प्रबंधन कहते हैं। बाबूरी इसको समझना। उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन जानते हैं? उत्तक संवर्धन आप लोग जानते हैं? नहीं जानते तो हम बता देते हैं। उत्तक संवर्धन में क्या होता है, पहले आप इसको ऐसे समझिए कि हम कहाँ से बोल रहे हैं। एक जंगली पौधा को लेते हैं, ठीक है, और एक जो हम लोग पौधा खेतों में लगाते हैं उसको लेते हैं। खेत में जो लगाते हैं उसको हम लोग खूब मैग्नीशियम, पोटेशियम, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, ये सब खाद देते रहते हैं तो वो बढ़ता है, फल देता है। मगर जंगल में देखिएगा ना तो जंगल में आपको उसका जो होता है उसको ये सब चीज़ खाद्य नहीं मिलती है। कैल्शियम नहीं मिलता है, पोटास नहीं मिलता है, यूरिया नहीं मिलता है, डाई नहीं मिलता है, ठीक है। तब भी देखिएगा ना बहुत हरा हरा होता है। क्या होता है? बहुत हरा हरा होता है। अब जब इतना समझ में आ गया, क्यों? क्योंकि वो उसी इन्वायरमेंट में, ठंडा इन्वायरमेंट में रहना, यानी कि बिना प्रकाश, थोड़ा सा प्रकाश मिलता है तुरंत, यानी कि भूख लगल रहेगा ना पेट में तो खाना तुरंत ख़त्म हो जाता है। अब भूख नहीं लगल रहेगा ना पेट में तो खाना धीरे धीरे खाते हैं। बोलो हाँ कि ना? हाँ, बात आई समझ में? अब इसको क्या किया जाता है? जंगल के पौधों को जो हम लोग खेतों में रोपते हैं उस पौधों को दोनों को लेते हैं और आपस में क्या करा देते हैं? क्रॉस करा देते हैं, है ना। अब क्रॉस करा दिए तो दोनों का गुण आ गया उसमें। एक तो ऊपर रहेगा फल, नीचे रहेगा जंगली पौधा का जड़।
अब भाई तू बारिश हो चाहे नहीं हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम तो भाई अपना काम करेंगे, ठीक है, हम तो अपना काम करेंगे ही, ठीक है। चलिए, इसको बोलते हैं उत्तक संवर्धन, ठीक है। हाँ, चलिए, हरित क्रांति। हरित क्रांति कब लाया गया, कब हुआ? 1960 के बाद। कब हुआ? 1960 के बाद हरित क्रांति हुआ। हरित क्रांति का मतलब हुआ कि फसल की उत्पादकता में क्या होनी? वृद्धि होनी। क्या होनी? वृद्धि होनी, है ना। तो वृद्धि ऐसी नहीं होगा, उसकी गुणवत्ता में क्या किया जाता है? सुधार किया जाता है। क्या किया जाता है? सुधार। अच्छे किस्म का बीज होना चाहिए जिसे हम रोपे तो अच्छा फल हमको प्राप्त हो, ठीक है। तो देखिएगा, मध्य से पादप प्रजनन की विधियों का उपयोग कर गेहूँ, धान, मक्का etc की उत्तम संकरण किस्में विकसित की गई, जिससे खाद्य उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? हरित क्रांति। हरित क्रांति से इंडिया में ना भुखमरी क्या हो गई? कम हो गई। हरित क्रांति से इंडिया में भुखमरी कम हो गई। बात आई समझ में? पहले अत्यधिक मात्रा में भुखमरी रहता था, आदमी को भरपेट खाना नहीं मिलता था। जब देश आज़ाद हुआ तो भाई हम लोग तो सरकार चुन के बनाते हैं, जनता के बहुमत से सरकार बनती है। अब सरकार बनी तो सरकार का उत्तरदायित्व है कि भाई हम क्या करें। तो वो दूसरे देश में जो चावल गेहूँ होता था उसके बीज को लाए, उसके बीज में सुधार किए और सुधार करके एक अपना इंडियन बीज बनाए, जिससे हरित क्रांति संभव हो पाया। अत्यधिक उत्पादकता होने लगा, कम पानी, पहले सुखाड़ ज़्यादा पड़ता था अब भारत में, तो भाई पानी की भी मतलब दिक्कत होती थी, फसल को पानी चाहिए। अभी देखते रहिएगा 2-3 पानी देते हैं, फसल हम लोगों का बनके तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? हरित क्रांति आया। हरित क्रांति इंडिया में जो अभी हम लोग जो मतलब दूसरे देश को बेचते हैं खाद्य सामग्री, वो पहले हम लोग दूसरे देश से खरीदते थे। सोच के देखिए कि कितना इंडिया आगे बढ़ चुका है, किसके कारण? हरित क्रांति के कारण ही आगे बढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका गेहूँ। गेहूँ की जो किस्में हैं वो है साबरमती, सरबती, सोनोरा, जो जल्दी पकने वाली है, ठीक है। एक है सोनालिका। ये क्या है? सोनालिका। ये गेहूं के किस्में हैं जो उन्नत क्वालिटी का है, ठीक है। लेरमा रोजो बौनी किस्म की होती है, गेरुआ रोग होता है और इसमें प्रतिरोधी भी होती है। कैसी होती है? बौनी, यानी कि ज़्यादा इसका लंबाई नहीं होता है। सोनोरा 64 देर से बुआई के लिए ये है। वो नहीं कहते हैं कि अब लेट हो गया अब कथी बोबा खेत में, अब ना बोआ। तो देर से जो बोने वाला फसल है ना वो सोनोरा है। क्या है? सोनोरा। उसके बाद है कल्याण सोना, अत्यधिक वर्षा वाली क्षेत्रों के लिए है। अब ज़्यादा कोई फसल में पानी दे देंगे तो वो नष्ट होगा कि नहीं होगा? मतलब वो सूख जाएगा कि नहीं सूख जाएगा? सूख जाएगा। तो उसके लिए अलग किस्म को विकसित किया गया है, ठीक है। तो ये सब किसके द्वारा हो पाया है? हरित क्रांति के द्वारा ही संभव हो पाया है, ठीक है। मोती HD 1949 कहता है रोटी बनाने के लिए अत्यधिक उपयुक्त है ये, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है विगत 5 वर्षों में गेहूं का उत्पादन 11 मिलियन टन से बढ़कर कितना हो गया? 75 मिलियन टन हो गया। उत्पादकता सोच लीजिए कितना हो गया हाई इसका, ठीक है। इसी को बोलते हैं हरित क्रांति। क्या बोलते हैं इसको? हरित क्रांति। गेहूं के किस्मों की बात करें तो सोनालिका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। सरवती सोनोरा, लेरमा रोजो सोनोरा 64, कल्याण सोना और मोती HD 1949, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये आपको नहीं पूछने वाला एग्ज़ाम में, कितना उत्पादक होता है नहीं होता है ये आपको नहीं पूछने वाला है, ठीक है। सिर्फ किस में पूछेगा? ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। चलिए समझ में आ गई? ओके।
चलिए धान की किस्में, धान की क्या चीज़, किस्में। धान की किस्में की बात करें तो एक है साबरमती, दूसरा है जया, तीसरा है बाला, चौथा है कृष्णा, चौथा क्या है, कृष्णा। अब सभी के बारे में पढ़ जान लेते हैं। पहला है साबरमती। साबरमती जो है कितना दिनों में हो जाता है, 180 दिनों में तैयार हो जाती है। इसको बासमती चावल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इससे बासमती चावल का निर्माण किया जाता है। जो हम लोगों को नसीब नहीं होता है वो बाजार के आदमी खाते हैं, क्योंकि कमाते वो हैं, हम लोग तो बैठे रहते हैं ना हाथ गोड़ जोड़ के समेट के। जया जो होती है वो 130 दिन में तैयार होती है। जया कितने दिन में तैयार होती है, 130 दिन में तैयार होती है। ठीक है, 130 दिन कहने का मतलब है कि 4 साढ़े 4 महीना मान के चलिए। बाला जो है ये बौनी किस्म की है। इसकी खेती मुख्यतः अन्य उच्च भूमि में की जाती। उच्च भूमि का मतलब पहाड़ी इलाका जहाँ हो, जहाँ क्या हो, पहाड़ी इलाका हो, है ना, वहाँ पे इसकी खेती की जाती है। कृष्णा यह बौनी किस्म है, इसमें लाइसिन एवं अमीनो अम्ल ज़्यादा होता है। अब लाइसिन और अमीनो अम्ल ज़्यादा होता है, अब ये हम लोग तो नहीं जानते हैं भाई ना, इस चावल भी नहीं खाए हैं हम लोग तो भाई नॉर्मल चावल खाते हैं 20 रुपये 25 रुपये वाले। अब जो खाते होंगे सो जानते होंगे कि क्यों खाते हैं, मगर पाया जाता है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि चावल में वसा ज़्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विगत 5 दशकों में 55 मिलियन टन उत्पादक होता था, यानी 50 साल पहले। अब कितना मिलियन टन होता है, आपको नहीं लग रहा है 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, है ना। तो किसके कारण संभव हो पाया है हरित क्रांति के कारण। किसके कारण संभव हो पाया है, हरित क्रांति के कारण ये संभव हो पाया है। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम जानते हैं आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बायो में। साला फाड़ के आना एग्जाम में, एकदम धांसू वाला दे के आना। एक भी क्वेश्चन बाहर आने वाली नहीं है, 100% गारंटी के साथ कहते हैं, 100% गारंटी के साथ एक भी क्वेश्चन बाहर आने वाली नहीं है। बस समझिए, इसको याद करिएगा घर पर। ज्वार को ना मक्का बोलते हैं। अगला टॉपिक है आपका ज्वार। ज्वार को क्या बोलते हैं, मकई। क्या बोलते हैं, मक्का। देहाती भाषा में हम लोग यूज़ करते हैं मकई। क्या यूज़ करते हैं बाबू, मकई यूज करते हैं। ठीक है, तो कहता है कि ज्वार यानी कि मक्का। हाँ, एक चीज़ और, मक्का का ही हम लोग ये खिलाते हैं इसको, मक्का का हम लोग दाना खिलाते हैं मुर्गी को, मुर्गी को ही मक्का का दाना खिलाते हैं। ठीक है, तो कहता है कि विश्व की एक महत्वपूर्ण फसल है, सभी जगह मुर्गी खाता है आदमी भाई, तो मक्का की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण फसल है विश्व की। भारत में ज्वार की कई उन्नत किस्में विकसित की गई हैं, जिसमें क्या क्या है, सोना, जवाहर, गंगा 3, गंगा 5, हाई स्टार्च, अंबर, शक्ति, रतन, विजय, विक्रम, किसान, MH123 ETC। ये सब क्या है, ये सब मकई का जो है वो किस्म है। क्या है, ये सब मकई का बाबू किस्म है। ये सब क्या है, मकई का किस्म है। बात आई समझ में, है ना। ये विश्व में सबसे महत्वपूर्ण फसल है भाई, है ना। और ये जो आपको बताया गया है, सोना, जवार, गंगा 3, गंगा 5, हाईटच, ये सब क्या है, मक्का का उन्नत किस्म है, जिसको विकसित किया गया है। ठीक है, ज्वार, हमको लगता है कि ज्वार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ज्वार वो नहीं, बाजरा को नहीं, बाजरा दूसरा होता है, ज्वार दूसरा होता है। हमने आपको पहले ही बोला है, ज्वार को हम लोग क्या बोलते हैं, मकई। क्या बोलते हैं, मकई देहाती भाषा में होता है, मक्का होता है किताबी लैंग्वेज में। ठीक है, मक्का क्या होता है, किताबी लैंग्वेज में मक्का होता है। समझ में आ गई आपको। चलिए, ये विश्व में सबसे ज़्यादा क्या है, प्रसिद्ध है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है विश्व में। ये सभी देशों में मक्का पाया जाता है, सभी देशों में मक्का पाया जाता है। अब देखिए, अब सरसों की जो मतलब किस्म है, सरसों की किस्में पूसा, स्वर्णिम, मिर्च का पूसा, सदाबहार,
गेहूं का हिमगिरी, लोबिया का पूसा कोमल, फूलगोभी का क्या है पूसा स्नोबॉल। किस्म है ये सब, ठीक है। आगे आ जाइए। अब इसमें ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा, उत्परिवर्तन प्रजनन। क्या है अगला टॉपिक आपका? उत्परिवर्तन प्रजनन। कहता है कि जीन के अंदर आधार अनुक्रम में परिवर्तन द्वारा जो आनुवांशिक विविधता पैदा होती है वे क्या कहलाती है? उत्परिवर्तन कहलाती है। इसको समझिएगा, उत्परिवर्तन का मतलब क्या हुआ। जैसे पहले के समय में बगीचा भी होता था तो वहाँ नीचे पौधा नहीं रहता होगा, है ना। अब तो हम लोग देखते हैं कि जहाँ बगीचा होता है वहाँ नीचे ठंडा होता है, तो भाई कितना हम लोग को पढ़ाया गया है कि जहाँ धूप होता है वहीं पे पौधा उगेगा, जहाँ धूप नहीं होगा वहाँ पौधा नहीं उगेगा। ये तो हम लोग जानते हैं। मगर क्या हुआ कि भाई जहाँ धूप नहीं पहुँचता है वहाँ पर भी पौधा होता है। कैसे संभव है? तो किसके कारण संभव है? उत्परिवर्तन के कारण, मौसम के कारण संभव है। वातावरण चेंज हुआ, वातावरण क्या हो गया? चेंज हो गया। वातावरण चेंज हुआ तो उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए एक पौधा या एक जीव जंतु उत्पन्न हो गया। हम लोग अगर -196 डिग्री में चल जाएंगे, बर्फ़ वाले इलाके में चले जाएंगे तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। मगर वही देखिए वहाँ पे आदमी जीवित रहते हैं ना, वहाँ पे आदमी क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। मगर हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। बात आई समझ में? चलिए, इसी को क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन, है ना। जिस जगह पे उम्मीद नहीं है, हम लोग का उम्मीद था नहीं था, ऑक्सीजन आया वातावरण में, तब हम लोगों का क्या हुआ? उद्भव हुआ, है ना। तब हम लोगों का विकास हुआ। तो हम लोग किसके कारण आ पाए? उत्परिवर्तन के कारण। किसके कारण? उत्परिवर्तन के कारण आ पाए। देखिए हम लोग नाक के द्वारा सांस लेते हैं, मछली लोग गलफरा गिल्स के द्वारा सांस लेता है। तो गलफरा गिल्स के द्वारा सांस लेता है तो उसका अलग सिस्टम है, वो पानी में रहने वाली जीव है ना। हम लोग में भी होता है ना गलफरा, हम लोग भी गलफरा से सांस लेते हैं। नहीं, उत्परिवर्तन के कारण ही सारा कुछ संभव होता है, ठीक है। पिरको या नासी कीट, पिरको या नासी कीट कहता है सूक्ष्म जीवों के अतिरिक्त फसली पौधों को कीट तथा, आगे आपका क्या टॉपिक है? पीरकनाशी। नासी कीट यानी कि जो पौधों को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। उसको पीरक कीट बोलते हैं, ठीक है। पौधों से में नहीं देखते हैं कि एक पौधा होता है, उसकी पत्ती, एक पौधा ये हुआ, उसकी पत्ती को जब देखते होइएगा तो वो क्या करता है? खा जाता है। क्या करता है? पौधे की पत्ती को खा जाता है ना। तो एक कीट नासी कीट होता है जो पौधों को क्या कर देता है? नुकसान पहुंचाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीवों के अतिरिक्त फसली पौधों के कीट तथा पीड़कों द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। हमने आपको पहले ही बोला कि पौधों को क्या करता है? कीट नुकसान। अब आप मक्का का पौधा देखे होइएगा, मक्का का पौधा जब 1 से 1.5 फीट का होता है ना, तो उसके ना ऊपर में ना पत्तों में और जहाँ से फुनगी निकलता है ना, तना जहाँ से निकलता है वहाँ पे ना कीड़ा लग जाता है, जिससे मकई नहीं हो पाता, जिससे मक्का की फसल आगे विकसित नहीं कर पाती। तो उसको बचाने के लिए हम लोग के पेरेंट्स क्या करते हैं? दवा लाते हैं, छींट देते हैं। बहुत सारे लोग तो थाइमेट रख देते हैं, है ना, कि थाइमेट का गंध इतना बेकार होता है कि कीट पतंगे उल्टी ही कर देगा और मर जाता है, ठीक है। बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसी को बचाने के लिए कीटनाशी का उपयोग किया जाता है ना। इसी को बचाने के लिए किसका यूज किया जाता है? कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया आपको? पिरको या कीटनाशी या नाशी कीट, वही बात हुआ। दवा कोई फसल को ना होता है कि कुछ चीज़ से बचाने के लिए हम लोग कोई दवा का छिड़काव करते हैं, तो उसी को बोलते हैं कीटनाशी या नाशी कीट या पिरको। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा।
जैव पुष्टिकरण उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर तब भी हम समझाएंगे आपको। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इम्पोर्टेंट ये टॉपिक आपका नहीं है। आपका है जैव पुष्टिकरण। क्या है जैव पुष्टिकरण? कहता है कि जनन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए विटामिन तथा खनिज युक्त उच्च प्रोटीन तथा स्वास्थ्यवर्धक वसा वाली प्रजनित फसलों का विकास ही जैव पुष्टिकरण कहलाता है। इसमें ऐसे आप समझिए, इसको कैसे समझिएगा, इसको आप ऐसे समझिए। आपके घर में कोई महिला होगी, दीदी, भाभी, कोई भी, उनका ना खाना पीना देखिएगा। वो सेव खाएंगे, अंगूर खाएंगे, अनार खाएंगे, काजू किशमिश पिस्ता बादाम, ये सब खाएंगे। हाँ हाँ, हमारा बच्चा हुष्ट पुष्ट होगा। वास्तव में होता भी है। कि कोई गरीब घर का आदमी है, वो नॉर्मल खाना खाता है, दाल भात, है ना, चोखा सब्जी रोटी, बस नॉर्मल खाना खाते हैं। उनके बच्चे ना थोड़ा सा मतलब अनहेल्दी होते हैं। जब काजू किशमिश पिस्ता बादाम ये सब खाते हैं, उनके बच्चे ना बहुत हेल्दी होते हैं, हद से ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको? जब पुष्टिकरण का मतलब क्या हो गया कि अगर माँ का दूध नहीं हो पाया, माँ को अगर दूध नहीं होता है, बच्चा जन्म ले लिया है, तो उसको हम लोग सेरेलैक्स पिलाते हैं। क्या पिलाते हैं? सेरेलैक्स। नाम बहुत प्रचलित है, सेरेलैक्स। अब सेरेलैक्स जब हम लोग उसको पियाते हैं, तो उसको जब देखते हैं हम लोग कि मतलब बच्चा पीता है अच्छा से, बड़ा अच्छा से चाव से पीता है, खूब अच्छा से आनंद लेके पीता है, तो उसमें वसा भी होता है, प्रोटीन भी होता है, खनिज भी होता है। जो माँ के दूध में होता है ना, वो उसमें होता है। ठीक है, वो दूध को ही पका के बनाया जाता है, उसके विटामिन को अलग करके तब एक सुखाकर, और उसके बाद उसको मशीन में डालकर ग्राइंडिंग करके उसके बाद तैयार किया जाता है उस पाउडर को। उसके बाद उस दूध में मिला के हम लोग देते हैं। बहुत सारे व्यक्ति जो दूध अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो पानी में मिला के भी देते हैं। सब आदमी का अलग अलग अपना अपना सिस्टम होती है। कोई दिक्कत नहीं मेरे लालडू। चलिए, जैव पुष्टिकरण समझ में आ गया। इसको क्या बोलते हैं? जैव पुष्टिकरण बोलते हैं। अच्छा उत्तम क्वालिटी का, है ना, अच्छा उत्तम क्वालिटी का। कोई आपको जूठा सामान देगा खाने के लिए, जूठा आम देगा खाने के लिए, खाइएगा नहीं ना? खाइएगा आप, पूरा सौंसा आम खाइएगा। ठीक है, चलिए आगे। सिंगल सेल प्रोटीन भी बोलते हैं इसको। एकल कोशिका प्रोटीन को क्या बोलते हैं बाबू? सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकल कोशिका प्रोटीन को बोलते हैं बाबू सिंगल सेल प्रोटीन। क्या बोलते हैं? सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं। इसको समझिएगा। इसका इसको जो तैयार किया जाता है, वो तैयार किया जाता है एलगी से। क्या चीज़ से? एलगी से। देखिएगा, इसको तैयार किया जाता है शैवाल से, फफूंद से, खामीर से, जीवाणु से और मशरूम को हम लोग देहाती भाषा में कुकुरमुत्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुकुरमुत्ता। जीवाणु बैक्टीरिया हम लोगों को गटर में देखने को मिल जाएगा। खमीर आप लोग नहीं देखे होइएगा, ये जलीय जीव है। फफूंद आपको देखने को मिल जाएगा, भुआ जिसको बोलते हैं वो। शैवाल आपको नदी पोखर तालाब ये सब में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस सब को क्या किया जाता है? प्यूरिफाई किया जाता है, इसमें से तेल निकाला जाता है। उसके बाद इसको लैब में ले जाया जाता है। उसके बाद इससे एकल कोशिका प्रोटीन निकाला जाता है। देखिएगा, एकल कोशिका प्रोटीन द्वारा आवश्यक सभी अमीनो अम्ल जैसे शरीर को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई कहता है कि ना अच्छी छी 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 हम ना खाइले कीड़ा मकोड़ा, है ले कीड़ा मकोड़ा खाया जीवाणु, छी 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 हम मशरूम नहीं खाते हैं, है ना, तो ले मशरूम खाया। छी 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 हम भुआ लागल रोटी ना खा ले भुआ लागल रोटी खाया किसके द्वारा? एकल कोशिका प्रोटीन के द्वारा। छी 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 हम शैवाल ना खाइले, तो ले खाया शैवाल किसके द्वारा? एकल कोशिका प्रोटीन के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं मेरे लड्डू। आगे आ जाते हैं। आगे है आपका उत्तक संवर्धन। क्या बाबू आगे आपका? उत्तक संवर्धन। कहता है किसी निश्चित संवर्धन
माध्यम में जब पौधों के किसी भाग के उत्तक के संवर्धन में नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं तब उसे उत्तक संवर्धन कहते हैं। आपको मैंने पहले ही बोला है कि नए पौधे का विकास, क्रॉस वाला पौधा, मैंने आपको बोला था कि मनरेगा में ये सब चीज़ चलती है कि जंगली पौधा और खेतों में बोया जाता है, उस पौधा को लेकर और क्रॉस करा के और एक नया पौधा का निर्माण किया जाता है ना। या उत्तकों को चेंज किया जाता है, उसका उत्तक इसका उत्तक, मतलब एक पौधा है उसका, मतलब मान के चलिए कि पौधा में 10 उत्तक हैं, एक उत्तक निकाल दिया, दूसरा पौधा में से एक उत्तक ला के इसमें सेट कर दिया है ना। जैसे डीएनए को चेंज करके डीएनए ही पूरा चेंज कर दिया जाता है किसी किसी पौधा का, तो किसके द्वारा होता है? उत्तक संवर्धन के द्वारा संभव हो पाता है। उत्तक संवर्धन में ना बहुत उन्नत किस्म के पौधे विकसित होते हैं, बहुत ही उन्नत किस्म के पौधे विकसित होते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट होने में कम से कम 20 साल का समय लगता है, ये नहीं कि हाँ तुरंत ही एक्सपेरिमेंट हो गया, तो 20 दिन का कम से कम समय लगता है आपको। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको उत्तक संवर्धन समझ में आ गया होगा। नहीं आया समझ में तो बता देते हैं। एक ये जंगली पौधा और ये खेतों में बोया गया पौधा, इन तीनों को क्या किया गया? आपस में क्रॉस कराया गया। अब इसकी रोग प्रतिरोधकता क्षमता क्या हो गई? बहुत ही एडवांस हो गई। रोग प्रतिरोधी क्षमता क्या हो गई इसकी? बहुत ही एडवांस हो गई। ठीक है, अब ये फल भी देगा और फसल भी होगा और फल भी देगा अत्यधिक मात्रा में। ओके, चलिए ये आपका ख़त्म हो चुका है, पूरा खाद्य उत्पादन में वृद्धि आपका ख़त्म हो चुका है चैप्टर। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे 10th चैप्टर। ठीक है, द एंड हो गया आपका, 1 घंटा में एक चैप्टर ख़त्म। फिर मिलते हैं।